नमस्कार साथियों। बीएसटीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने प्रारंभ की थी, उस सीरीज़ में आज हम प्रश्नोत्तरों की संख्या में भाग संख्या 2 लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने एक कक्षा इस पे अपलोड की है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा की गई है, वो आप देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो बार बार प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो आने वाले आपके बीएसटीसी और पीटेट के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था, और इसके ऑप्शन हैं मुहनोत नैन्सी, जॉर्ज थॉमस, अब्राहम ग्रियर्सन और महर्षि वाल्मीकि। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मरुकांतार शब्द राजस्थान के लिए प्रयुक्त किया था वो किया था महर्षि वाल्मीकि ने। इन्हीं जो महर्षि वाल्मीकि थे उन्होंने राजस्थान को मरुकांतार प्रदेश कहा था, क्योंकि मरु यानी मरुस्थल, राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश था तो उन्होंने इसे मरुकांतार शब्द नाम दिया। यहीं से एक प्रश्न पे और मैं चर्चा करना चाहूंगा कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है मुहनोत नैन्सी को। तो राजस्थान का अबुल फजल के नाम से फेमस कौन है? मुहनोत नैन्सी। ठीक है, आगे चलिएगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। राजस्थान की किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा गया है? यानी राजस्थान का वह स्मारक जिसको भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा गया है। विश्व कोश यानी वहां पे हर प्रकार की मूर्तियां पाई जाती है, उसे विश्व कोश कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, दिलवाड़ा के मंदिर, नौगावा के मंदिर। ये भी जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के मंदिर और नौगावा के मंदिर। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर या विश्व कोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। तो ये विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, किसने बनवाया? तो आपका जो विजय स्तंभ है वह चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। और जो चित्तौड़गढ़ का किले में विजय स्तंभ का निर्माण है वह आपके उस समय के तत्कालीन जो राजा थे, जो कुंभा, महाराणा कुंभा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया तो वह करवाया था सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर युद्ध हुआ था, उस सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। सारंगपुर युद्ध जो हुआ था वह महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा और गुजरात के जो राजा थे उन पे विजय थी। मालवा और गुजरात के जो शासक थे उनको उन्होंने हराया था और उस समय उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण 1437 ईस्वी में हुआ था। तो सारंगपुर का युद्ध भी कब हुआ? 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध पे विजय हुई थी। उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश या अजायब घर कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है वह आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगला देखिएगा, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है, यानी कि थार मरुभूमि यानी थार, थार यानी रेगिस्तान, मरुभूमि, उसमें सबसे बड़ा शहर है गौड़वाड़, उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर। तो आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला या सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि थार मरुभूमि में, यानी थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह होगा जोधपुर। यहाँ पे सिटी की बात हो रही है, शहर की बात हो रही है, यानी सिटी कौन सा, जिला नहीं। कौन सी सिटी सबसे बड़ी है? तो वह है जोधपुर सिटी। अगला देखिएगा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोविंद गुरु, सूरजी भगत। तो आपको पता रहना चाहिए कि आदिवासियों का जो मसीहा है वह मोतीलाल तेजावत को कहा गया है। आपके लिए एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छोड़ूंगा इस वीडियो में कि हाल ही में आदिवासी दिवस के रूप में एक हॉलीडे घोषित किया है हमारे सीएम ने। तो वह जो अवकाश घोषित किया है आदिवासियों के, आदिवासी दिवस के रूप में, तो आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ। तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप टाइप करें और अगले वीडियो में आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। तो आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। एक ही आंदोलन आपने नाम सुना होगा। जो एक ही आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे वे मोतीलाल तेजावत ही थे। इन्होंने किसानों की समस्या को देखते हुए एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था आदिवासियों की समस्याओं को देखते हुए। तो ये मातृकुंडिया नाम के एक स्थान से इन्होंने प्रारंभ किया था। तो मातृकुंडिया नामक स्थान से इन्होंने प्रारंभ किया था एक ही आंदोलन। और उस एक ही आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। 1920 1920 में ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वह राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक स्मारक को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप जैसे इस प्रश्न को पढ़ोगे तो आप कहोगे सर किराड़ू के जो मंदिर है उन्हें
कहा जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे खजुराहो नहीं पूछा जा रहा है, मिनी खजुराहो पूछा जा रहा है। यानी राजस्थान का छोटा खजुराहो, मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपके ऑप्शन स, भिंड देवरा के मंदिर को। भिंड देवरा के जो मंदिर है उन्हें मिनी खजुराहो कहा जाता है। और जो राजस्थान का खजुराहो है वह किसे कहा जाता है? किराडू के मंदिर को। रणकपुर के मंदिर जो है वो जैन मंदिर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जो राजस्थान का मिनी खजुराहो है वह भिंड देवरा के मंदिरों को कहा जाता है। और यदि प्रश्न बनेगी राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो वह किराडू के मंदिरों को कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, यानी ऐसा शहर जिसे पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। तो आपके लिए जो सही उत्तर होगा वह होगा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का आपने सुना होगा कि इसे स्वर्ण नगरी या स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। स्वर्ण यानी सोना, सोने का कलर कैसा होता है? पीले जैसा होता है। तो इसे क्यों कहा जाता है कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के जो पत्थर है वे पीले रंग के होते हैं और सूर्य की रोशनी में सोने की तरह चमकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि पीले पत्थरों का शहर यानी जैसलमेर को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी भी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। जोधपुर का अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ब्लू सिटी। ब्लू सिटी के नाम से कौन फेमस है? जोधपुर, क्योंकि यहाँ पे सामान्यतः जो पुराने घर है या जो घर है उनका कलर कैसा होता है? ब्लू सिटी, ब्लू कलर का होता है। अगला देखिएगा प्रश्न, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? देखिए मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे हम जब तक कि बीएसटीसी का एग्जाम नहीं होता, और उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन कीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड और नई कक्षा आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें उन सभी विद्यार्थियों को जो बीएसटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए ये एग्जाम में ये मील का पत्थर साबित होगा। जो 7वां प्रश्न है वो आप देख पा रहे हैं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता है उसमें ऑप्शन आपको दिया है, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया हमारे सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे। एक ऐसा प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा है राजस्थान का, तो वह रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग 17 ईयर्स, यानी कि 17 वर्ष तक ये हमारे राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए थे राजस्थान में जिससे राजस्थान नई ऊंचाइयों तक नया विकास हुआ इसका। तो इसके लिए इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑब्वियस है ये, इसका उत्तर मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय 30 मार्च को हमने राजस्थान दिवस के रूप में मनाया था। 21 नवंबर, 15 अप्रैल और 30 नवंबर, तो उसमें से उत्तर होगा हमारा 30 मार्च। अगला देखिए, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से मिलती है ना किसी देश से, यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है। तो आप देखना कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है ना ही किसी देश से। तो आप जब राजस्थान के मैप को देखते हैं, जो ये राजस्थान का मैप होता है, मैं एक रफली बना रहा हूँ, उस मैप में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और यहाँ जो है वहाँ पे राज्यों की सीमा लगती है जिसे हम अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं। तो ऐसे कुछ जिले जो राजस्थान के मध्य में स्थित होते हैं, वे जिले न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है न ही किसी अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित है। उन जिलों की संख्या कितनी है? तो उन जिलों की संख्या में आपको ऑप्शन दिए 5, 6, 7 और 8। तो इसका सही उत्तर होगा 8। अगर इनके नाम पूछ लिए जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा जिसके माध्यम से आप उनके नाम भी पता कर सकते हैं। ऑप्शन में पूछ ले कि निम्न में से नहीं है या निम्न में से है, तो आपको याद रखना है, जरा अपना बूट दो। जरा अपना बूट दो, बूट यानी जूता जिसको हम बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। जरा अपना बूट दो, तो इस जरा अपना बूट दो में देखो, ज से जोधपुर हो जाता है, रा से राजसमंद हो जाता है, अ से अजमेर हो जाता है, प से पाली हो जाता है, ना से नागौर हो जाता है, बू से बूंदी हो जाता है, ट से टोंक हो जाता है और दो से दौसा हो जाता है। तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। जरा से जोधपुर 1, राजसमंद 2, अजमेर 3, पाली 4, नागौर 5, बूंदी 6, टोंक 7 और दौसा 8। तो आप ये ट्रिक याद रख लेना, जरा अपना बूट दो। जय फॉर जोधपुर हो जाएगा, रा से राजसमंद हो जाएगा, अ से अजमेर हो जाएगा, प से पाली हो जाएगा, ना से नागौर हो जाएगा, बू से बूंदी हो जाएगा, टो से टोंक हो जाएगा और दो से दौसा हो जाएगा। तो आसानी से आप ये याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है 10th, वो आप देखिएगा, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना भाग राजस्थान में पाया जाता है? यानी आपको पता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है और उस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर
अधिकतर भूमि ऐसी है जो कि व्यर्थ है, जिसका न तो आप कृषि उत्पादन में उपयोग ले सकते हो, न वहाँ कोई व्यक्ति निवास करता है या फिर कोई वहाँ पे भी कुछ अन्य कार्य होते हो। तो आपको पता रहना चाहिए कि देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना भाग राजस्थान में पाया जाता है। तो देश की कुल व्यर्थ भूमि का लगभग 20% जो भाग है वह राजस्थान में पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि देश की कुल व्यर्थ भूमि का 20% हिस्सा जो है वह राजस्थान में पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये आपके लिए आज के सेशन में मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा की और उनका विस्तृत वर्णन किया। इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे कि आप इन प्रश्नों को देखें। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा। ये सीरीज़ एग्जाम तक चलने वाली है और इसमें और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। करंट जीके भी मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ। और साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको विस्तृत एक वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ। मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो प्रश्न आपको पूछा गया उसका उत्तर भी लिखिएगा और अधिक से अधिक उन मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा जो बीएसटीसी की कोचिंग कर रहे हैं। साथ में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।